है प्यार क्या कहें। आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। ओके, अभी बताइए मेरी वॉइस कुछ रिपीट हो रही है, कुछ आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही है बेटा? अभी बताइए मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? अभी आवाज क्लियर हुई बेटा या नहीं हुई? अभी आवाज क्लियर हुई या नहीं हुई? सब क्लियर है? दिख भी रहा है सही? बेटा दिख भी रहा है सही? यदि हाँ तो बताओ। यदि दिख रहा हो बेटा तो आगे की बात करते हैं आपसे। चलिए चलिए, कुछ बस चंद क्षणों का और बात है। कनेक्ट हो जा भाई। चलो बच्चों, मतलब अरे यार, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ना आज का टॉपिक। ठीक है, बहुत सारे इशूज, नेटवर्क सही से नहीं है तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है लाइव में। ठीक है, फिलहाल देखते हैं, मोबाइल के डेटा से भी पढ़ाने की कोशिश करी जाती है। देखते हैं, अगर चल गया सब कुछ तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर बाद तो देखते हैं, लेट्स सी। चलो, अभी सब क्लियर? अरे बोलो यार, अभी सब सही है? अभी सब सही है बेटा? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके फॉर यू, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए। तो बच्चों आज हमें पढ़ना है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है हाइड या छुपा हुआ, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करें और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ना चेंज हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट दे रहे हैं यानी कि गर्म कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ना चेंज हो, चेंज क्या हो? स्टेट ऑफ या फेज चेंज हो, स्टेट प्रेजेंट स्टेट चेंज हो या फेज चेंज हो। अब ये क्या होता है? प्रेजेंट स्टेट का मतलब या तो ऑब्जेक्ट सॉलिड में होगा, या तो लिक्विड में होगा, या तो गैस में होगा। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं तो जनरली, या एनर्जी दे रहे हैं तो जनरली, अगर सॉलिड फॉर्म में, मान लो आइस है, बेस्ट एग्जांपल आइस। आइस को अगर हम फ्रीजर से निकाल के बाहर रख देते हैं तो आइस का टेम्परेचर बेटा, आइस का टेम्परेचर लगभग निगेटिव में होता है। अगर आइस बना हुआ है फ्रीजर में काफी देर से है तो उसका टेम्परेचर माइनस में होगा। ठीक है, -2, 10, 20, 50 जो भी हो। उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो बाहर का टेम्परेचर हो जाता है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस पर आइस रखा हुआ है। शुरू में फ्रीजर के अंदर कितना उसका टेम्परेचर था? मान लो -10 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? -10 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, उसको तुम एक ऐसे टेम्परेचर फील्ड में ले जा रहे हो, एक ऐसे जगह ले जा रहे हो बेटा जिसका टेम्परेचर 20, मतलब रूम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस है। अगर यार चल नहीं रहेगा पूरा सिस्टम, चल नहीं रहेगा बेटा। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या शुरू करते हैं? बेटा जो पढ़ रहे हैं वही तो शुरू करोगे, और भी कुछ शुरू करना है क्या? और भी कुछ शुरू करना है क्या तो गुरु? चल रहा है, ठीक है जी। ठीक है बच्चे, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं बेटा, और हीट पाने के बाद ऑब्जेक्ट क्या करता है? मैं 10 डिग्री सेल्सियस पर हमने फ्रीजर से आइस निकाल के रूम टेम्परेचर यानी कि रूम के अंदर रखा है, या रूम में रखा है। रूम का टेम्परेचर था बेटा 27 डिग्री सेल्सियस। अब उस -10 डिग्री का जो बर्फ होगा वो अपना टेम्परेचर कितना बनाना चाहेगा? अपना टेम्परेचर बनाना चाहेगा भैया रूम टेम्परेचर आने के लिए। अब क्या है, रूम हमारा हायर टेम्परेचर पे है और जो आइस है हमारा लोअर टेम्परेचर पे है। हायर से लोअर की ओर हीट एनर्जी बहता है बेटा।
जाएगा, हायर टू लोअर हीट एनर्जी करेगा। अब जो हीट रूम से निकल के उस आइस के पास जा रहा होगा, वो आइस का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़, तो पहले -10 डिग्री सेल्सियस था, थोड़ी देर बाद -5 होगा, बाद क्या बनता है बेटा, वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है। और ये कितने डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर आई पहले था, उसी डिग्री सेल्सियस मतलब उसी 0 डिग्री सेल्सियस पर तुम्हारा वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। आइस होता है बेटा सॉलिड और वाटर होता है लिक्विड। मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था सॉलिड लिक्विड गैस के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। तो बच्चे जो सॉलिड होगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, उसके बाद लिक्विड का डिस्टेंस होता है, यानी कि लिक्विड के अंदर 2 एटम बोल दो या 2 मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड से ज्यादा होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जब फर्दर आइस एनर्जी लेगा रूम से, क्योंकि रूम है अभी कितना 27 डिग्री सेल्सियस पर, और आइस बेटा कितनी डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आइस हमारा कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और रूम हमारा है 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो आइस रूम से अभी भी एनर्जी लेगा, क्योंकि उसको आइस को बनना कितने डिग्री सेल्सियस पर बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस पर जाना चाहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम गेन करना चाहेगा। तो आइस फिर रूम से एनर्जी लेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, पहले आइस है यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होते हैं बाकी अदर स्टेट से। तो अब जब एनर्जी लेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर कौन, आइस, किससे, रूम से, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा बेटा। सॉलिड का डिस्टेंस बहुत कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, फिर जब रूम टेम्परेचर से मतलब जब एनर्जी लेता है सॉलिड, किससे, कहीं से भी बाहर से ले रहा है जनरली, या हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर अगर हीट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, सॉलिड के जो 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम हैं जनरली, वो क्या करते हैं, उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बेटा धीरे 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 इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है टू इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ सॉलिड्स इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द रिक्वायर्ड एनर्जी of a solid to increase intermolecular distance so that solid can convert into liquid is known as latent heat of fusion। उसे क्या बोलते हैं बेटा, latent heat of fusion। latent heat of fusion क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस के मॉलिक्यूल एनर्जी ले रहे हैं, और आइस 2 आइस के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बेटा इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा जब आइस के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होंगे आइस के मॉलिक्यूल के, तो धीरे 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 जो आइस होगा वो मेल्ट हो जाएगा, यानी कि अब उसको क्या करना भैया, लिक्विड बनना है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहे हैं बेटा। तो उसी इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए या लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से देते हैं किसी भी सॉलिड को, है ना, क्या करने के लिए, ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसी एक्सटर्नल एनर्जी को हम बोल देते हैं बेटा लेटेंट हीट बोल देते हैं। या आप बोल दो कि हमारे पास लिक्विड है, उसको हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और गैस के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में बहुत फर्क होता है। लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैस के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से बेटा क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो जब तुम और एनर्जी दोगे लिक्विड को, तो लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से लिक्विड धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है बेटा किसमें, गैस में, ठीक है। तो जब भी तुम एनर्जी दो और मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो, तो समझ जाना वो एक्सटर्नल एनर्जी क्या कहलाएगा बेटा, लेटेंट हीट। क्या कहलाएगा बेटा, लेटेंट हीट। और यही हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। जय माता दी भाई, गुड इवनिंग। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा हम बात कर रहे थे लेटेंट हीट की। तो लेटेंट हीट का मैंने मीनिंग बताया। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन एनर्जी या हिडन हीट, या एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं किसी भी
सब्सटेंस को, जो हमको ये ना समझ में आए कि एक्चुअल में वो एनर्जी गई कहाँ। क्यों? क्योंकि देखो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब हम लेटेंट हीट सप्लाई करते हैं तो जब फेज चेंज होता है बेटा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो किसी ने सोचा यार हमने ना 50 जूल का एनर्जी किसी भी सब्सटेंस को दिया और पहले ये सॉलिड था, बाद में लिक्विड हो गया, लेकिन यार सेम टेम्परेचर रहा, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस था। मान लो कोई ऐसा सॉलिड हो जो 5 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड भी है और 5 ही डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको कि हमारा जो आइस होता है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर होता है और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो जनरली अगर हम बोले आपसे कि अगर हमने एनर्जी सप्लाई किया किसी भी सब्सटेंस को और हम देख रहे हैं और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है, तो लोग सोचे कि यार ये एनर्जी गई कहाँ। भाई हमने मान लो क्यू एनर्जी दिया किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, और देख रहे हैं कि उस क्यू एनर्जी देने के बाद भी ना उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो लोग सोचे यार ये एनर्जी गई कहाँ। तो इसलिए वहां पे फिर बाद में देखा गया कि यार ये तो फेज चेंज हो रहा है, तो लोगों ने सोचा कि यार ये एनर्जी गई कहाँ। तो बेसिकली इसी वजह से उसका नाम रख दिया हिडन एनर्जी, यानी कि लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को मतलब आप समझ सकते हो एज ए हिडन एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं कन्वर्ट तो हो रही है किसी फॉर्म में, लेकिन वो दिख नहीं रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, लेटेंट हीट बोला गया। अब कहानी समझ चुके हो आप लोग, फटाफट कुछ छोटे छोटे फार्मूले देख लेते हैं, देन आगे मूव। ठीक है बच्चे, चलिए तो हम बात कर रहे थे किसकी, लेटेंट हीट की। तो लेटेंट हीट क्या है समझ गए होगे, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास का स्टेट चेंज करने के लिए बेटा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब नेचर है कैसा, क्या लिक्विड है, क्या सॉलिड है। अगर लिक्विड है तो उसका स्टेट चेंज करना है किसमें, किसमें, लिक्विड है, अगर उसका स्टेट चेंज करना है किसमें, गैस में, तो जो एनर्जी तुम बाहर से सप्लाई करोगे वो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर सॉलिड है, वही सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, उसको तुम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करोगे पर यूनिट मास, वो कहलाएगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है। सो इसे हम बोलेंगे बेटा लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। और लेटेंट हीट का फार्मूला होता है क्या, L इक्वल टू क्यू बाई एम। क्यू का यूनिट क्या होगा बेटा, क्यू मतलब हीट, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब जूल, और मास का मतलब बेटा, मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी, ठीक है, तो जूल पर केजी, ठीक है। इस लेटेंट हीट का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है। सो क्यू बराबर किसी अमाउंट, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है जिसका मास बेटा क्या है, m है। अब मैं चाह रहा था ना इस सब्सटेंस का फेज चेंज करना। फेज चेंज करने का मतलब हो गया फेज, इस हम चाह रहे थे कि इस सब्सटेंस का फेज बेटा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। आज नेटवर्क ना बहुत चूतिया बना रहा है, ठीक है, मतलब जो प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए हो नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ ग्लिच कर रहा है बार बार, कुछ क्वालिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सो अगर हमारे पास बेटा एक ऑब्जेक्ट हो, एक सब्सटेंस हो जिसका मास है m ग्राम, और हम चाह रहे हैं इसका फेज चेंज करना। मान लो ये पहले सॉलिड में था, ठीक है, इस सब्सटेंस का हमने जो स्टेट देखा ये पहले सॉलिड में था। अब हम चाह रहे हैं इस m ग्राम का ना या m मास का बेटा क्या चाह रहे हैं, सॉरी, हम चाह रहे हैं m मास का क्या हो बेटा, फेज चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फेज चेंज करने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे, बाहर से इस सब्सटेंस को क्या करेंगे बेटा, एनर्जी देंगे। एनर्जी का मतलब हीट, हीट का मतलब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। अब इसका क्या होगा बच्चे, फेज चेंज होगा। अब इसका क्या होगा, फेज चेंज होगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा बच्चे, फेज चेंज होगा, ठीक है। अब इसका फेज चेंज हो जाएगा। तो फेज चेंज जब होगा तो हम कहेंगे भाई साहब इसका फेज चेंज हो गया, पहले ये सॉलिड में था, अब ये एक कंटेनर के अंदर मान लो हमने रख दिया इसको, तो ये सॉलिड धीरे धीरे जब मान लो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है बेटा, तो हमने जो ये क्यू एनर्जी सप्लाई करी है m मास के सॉलिड को क्या करने के लिए, सॉलिड से इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो ये क्यू एनर्जी सप्लाई करी गई है ना बेटा, ये हमें
ये एनर्जी क्या कहलाएगी बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। इसी को हम बोलेंगे बेटा LF बोलेंगे। क्या बोलेंगे, LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m, हमने इसको क्या किया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया। सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट किया बेटा तो हमने Q एनर्जी दिया। अब ये जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो जो हमने Q एनर्जी दिया है, इसी एनर्जी को बोलेंगे आगे हम बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट ये जो प्रोसेस होता है बेटा ना फेज चेंज का, ये हमेशा हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फेज चेंज बेटा हमेशा हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। कहाँ होता है बच्चे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। मेरे फेज के साथ टेम्परेचर चेंज होता है, ये कहेंगे जरूरी नहीं। फेज के साथ साथ टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, थोड़ी देर बाद चेंज होता है टेम्परेचर। जब फेज चेंज हो जाएगा, फेज चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है बेटा, ठीक है। और वैसे ये अजीज सर आपसे तो स्कूल में मिलेंगे। आपस में ही डिस्कशन कर करके लोग अपने आप को पता नहीं क्यों बिजी बनाते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हम बात कर रहे थे बेटा, अगर हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, m मास का है, उसको हमने क्या किया, मान लो हमने किसी टेम्परेचर T पर इसका स्टेट चेंज करना चाहा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहा, तो जब हम टेम्परेचर को फिक्स करेंगे, इस टेम्परेचर पर हमको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो, अब क्या हो गया है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब एनर्जी सप्लाई करोगे तो लिक्विड के धीरे 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 क्या होगे, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, लिक्विड के पार्टिकल की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, ठीक है, जरा देखना। अब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। हमने आपको बताया जब भी फेज चेंज होता है हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। अब मान लो कि इसका टेम्परेचर क्या है, T है। अब मान लो इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है T है, ठीक है ना, जो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर फर्दर फिर से, अब T टेम्परेचर पर ऐसा हुआ था, T टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो अगर अब फर्दर हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, एनर्जी सप्लाई करेंगे, है ना। फर्दर इसको अगर फर्दर हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, बाहर से मान लो हमने इसको और एनर्जी दिया, इस लिक्विड को और एनर्जी दिया। अब अगर और एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, Q1 मान लो एनर्जी दिया, अब और एनर्जी अगर सप्लाई करोगे तो धीरे धीरे पहले क्या होगा बेटा, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। अगर Q1 तुमने सप्लाई किया और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है किसका, लिक्विड का, तो एक समय ऐसा आएगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते करते मान लो T डैश टेम्परेचर हो गया। क्या हो गया बेटा, इस लिक्विड का टेम्परेचर T डैश हो गया। तो जब T डैश टेम्परेचर हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि इसी कंटेनर में ये लिक्विड क्या कन्वर्ट होने लगेगा, ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। अगेन मैं बोल रहा हूं अगेन। ये जो फेज चेंज हमने आपको दिखाया है T ना, जैसे मान लो हमने बोला ये लिक्विड है, अब ये लिक्विड का हमने एनर्जी और दिया इस लिक्विड को, तो इस लिक्विड का ना टेम्परेचर T डैश हो गया बेटा। तो इस लिक्विड का अगर टेम्परेचर T डैश हो गया है, इस लिक्विड का टेम्परेचर बेटा क्या हो गया है, T डैश हो गया है। अब हम और एनर्जी दे रहे हैं, अगर इसको मान लो QT एनर्जी दे रहे हैं, जो एक प्रोसेस समझा रहा हूं ना उसको समझ लो आगे, फिर अभी आसानी से खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। आज का बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है बेटा। अब अगर ये Q2 एनर्जी दे रहे हो तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, मान लो T डैश टेम्परेचर Q1 एनर्जी देने के बाद अटेन हुआ। अब इसी T डैश पे तुम और एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो मान लो ये जो लिक्विड है ना बेटा, ये गैस के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट होना शुरू हो गया। क्या हो गया, ये गैस के फॉर्म में लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ये लिक्विड क्या हो गया बेटा, गैस के फॉर्म में T डैश टेम्परेचर पर लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया।
ठीक है। तो जो ऐसा प्रोसेस होगा, ये मान लो हमारा एक फिक्स टेम्परेचर टी डैश पे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो एनर्जी Q2 जो एनर्जी है ना, यही एनर्जी कहलाती है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहलाता है बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट होने लगता है, तो जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तब जो एनर्जी हम क्यू दे रहे थे वो हमारा कहलाया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जनरली इसमें दो तरह के लेटेंट हीट आपको पढ़ने हैं, एक पढ़ना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक पढ़ना है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और दोनों में से एक खास बात क्या है बेटा कि ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे हमारा क्या हो रहा था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और हमने आपको समझाया कि ये टी डैश पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है भाई साहब? गैस फॉर्म है, ठीक है। और ये हमारा एक फिक्स टेम्परेचर है, फिक्स टेम्परेचर है ना, फिक्स टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, जिसपे लिक्विड से गैस में हमारा ये सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने बता दिया आपको बेसिक चीज। इसके आगे बढ़ते हैं फटाफट बेटा, ठीक है। फिलहाल जो बच्चे लाइव हैं, जो बच्चे थोड़ा सा चैट वेट से दूर हैं, मेरी शक्ल सही से दिख नहीं रही है। किसकी शक्ल देखना चाहूँगा, मैं करना चाहूँगा। फ्यूजन और वेपराइजेशन मतलब अपोजिट हम एक दूसरे के। फ्यूजन और वेपराइजेशन मतलब फ्यूजन का मतलब होता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों अलग अलग है ना, दोनों का अलग अलग है ना बेटा। आवाज नहीं आ रही अभी भाई? आवाज नहीं आ रही क्या? अभी आवाज नहीं आ रही बेटा? आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज तो आ रहा है यार। ओके चलो कोई बात नहीं। तो ये आप बेसिक चीज आपका क्लियर हो गया कि भैया अगर हमने फेज चेंज करना है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंज होगा। अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी पर यूनिट मास, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तब जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पर यूनिट मास, उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हो गया बच्चे? एसआई यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी। सीजीएस यूनिट लेटेंट हीट का क्या होता है बेटा? कैलोरी पर ग्राम। ठीक, रट्टा मार लिया आपने इतना। चलिए अब फटाफट आगे की कहानी सुना देते हैं। फेज चेंज कहां हो रहा है बेटा? सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो उसे बोलेंगे मेल्टिंग, और अगर लिक्विड से बेटा ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे फ्रीजिंग। ठीक, अब लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे बोलेंगे वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम क्या कर देते हैं, इसे इस प्रोसेस को बोल देते हैं बेटा कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोल देते हैं। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या है बेटा? मेल्टिंग से बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। अगर लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं हम फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उसे बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होता है, किसमें, सॉरी हाँ, सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड में, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? लिक्विड ऐसे ही जिस टेम्परेचर पर हमारा गैस में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं वेपराइजेशन टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो आप, है ना।
और इस प्रोसेस को बोल देते हैं बेटा वेपराइजेशन। गैस को अगर हम ठंडा करेंगे, गैस को बेटा अगर हम ठंडा करेंगे तो धीरे, गैस को ठंडा करने का मतलब, ठंडा करने का मतलब ये होता है कि उसकी एनर्जी को तुम बाहर निकाल लो। गैस को अगर ठंडा करोगे धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल पास आते जाएंगे और गैस धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, लिक्विड में। इस प्रोसेस को बोल देते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, मैंने एसआई यूनिट बता दिया आपको, जूल पर केल्विन, और सीजीएस यूनिट भी पीछे मैंने बताया है सॉरी यार, एसआई यूनिट क्या है, जूल पर केजी, और सीजीएस यूनिट क्या है बेटा, कैलोरी पर ग्राम। ठीक, यहां तक क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे मूव ऑन करा जाए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑलरेडी मैंने बता दिया, एक फिक्स क्वांटिटी का, यानी कि अगर हमारे पास m मास है ना, या यूनिट मास हमने लिया बेटा, उसको हमको क्या करना है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फटाफट यहाँ पे लाइन आपको समझा देते हैं, समझाना क्या है, लाइन रटा देते हैं आपको। ओ भाई साहब, अरे भाई कितना दूर भाग रहा है देखो फिर से भागा। इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, जनरली ये किलो कैलोरी में होता है, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, ध्यान से देखिएगा बेटा, 1 kg मास, इसी को बोलते हैं बेटा यूनिट मास, इसी को बोलते हैं बेटा यूनिट मास। इट इज रिक्वायर्ड, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट in kilocalorie required to change 1 kg mass of a substance from solid to liquid state at its melting point, at its melting point, at its melting point, at its melting point। बार बार मैं इसको पढ़ रहा हूं ताकि आपको रट जाए। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब एक फिक्स टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट क्यों लिखा गया है, ये आपको बता रहा है भैया फिक्स्ड टेम्परेचर पे, एट फिक्स्ड टेम्परेचर, इसका मतलब यही है। मेल्टिंग पॉइंट लिखने का मतलब है बेटा फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर। जैसे आपने सुना है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री, मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस बनता है, यानी कि जो पानी है वो बर्फ बनता है, और जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बेटा पानी में कन्वर्ट होता है। ठीक, समझ गए यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे, इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो देखो यार, हमको पता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बराबर, हमने अभी जस्ट आपको बार बार डेफिनेशन क्या बताता है, डेफिनेशन बताता है जो भी आप क्यू एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, व्हाट इज क्यू, क्यू इज रिक्वायर्ड हीट या हीट सप्लाई। क्यू का मतलब क्या होता है बेटा, हीट सप्लाई। अभी ध्यान से सुन लो, इस पूरे 2-3 चैप्टर में, जैसे थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मोडायनेमिक्स है, केटीजी है, तो जहां जहां क्यू आएगा वो समझ जाना कि भैया हीट सप्लाई है, या कितना हीट रिलीज हुआ या कितना हीट सप्लाई किया जा रहा है। क्यू मतलब हीट, क्यू मतलब हीट। और यहाँ पे जनरली हम लोग पढ़ेंगे इसको हीट सप्लाई के नाम से, कितना हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, कितना हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमारा 1 किलो यानी कि पर यूनिट मास, यानी कि 1 किलो का ऑब्जेक्ट वो कन्वर्ट हो जाए किसमें बेटा, सॉलिड में, सॉरी लिक्विड में। उसी को हम बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो अगर हमें हीट सप्लाई के बारे में बात करना हो भैया कितना हीट देना पड़ेगा, तो आप यूं लिख सकते हो Q इक्वल टू M इंटू LF, Q इक्वल टू M इंटू LF। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कॉन्सेप्ट। क्लियर है भाई साहब? कौन है? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया, देन आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए।
कुछ डेटा हमें रट के रखना है, कुछ डेटा बेटा एकदम एग्जैक्टली रट लेना है, ठीक है। कुछ डेटा बेटा पूरा पूरा रट लो, ठीक है बेटे। LF आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का कितना होता है बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम या 80 किलो कैलोरी पर केजी। केजी में जब कन्वर्ट करोगे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के बाद 10⁻³ केजी आएगा। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ केजी होता है बेटा। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ केजी होता है बेटा। तो जब इस ग्राम की जगह पे केजी आप रखोगे तो यहाँ रखोगे 10⁻³ केजी। अब बेटा ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 80 गुणे 10⁻³ कैलोरी पर केजी हो जाएगा। तो 80 गुणे 10⁻³ को हमने किलो लिख दिया बेटा, ठीक है ना। तो यहां से आपको ये डेटा याद रखना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का कितना होता है 80 किलो कैलोरी पर केजी, या बोल दो 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, ये रट लो बेटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे आपको समझा दिया जाता है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स 1 kg, 1 kg का मतलब यूनिट मास, 1 kg का अगेन मतलब क्या लेंगे आप यूनिट मास, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, लिक्विड से वेपर स्टेट में, लिक्विड से वेपर स्टेट में 1 kg किसी भी सब्सटेंस का 1 kg लिक्विड फॉर्म में ले लो, उस लिक्विड फॉर्म 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करना है आपको किसमें बेटा गैस में। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप बाहर से सप्लाई करोगे वो कहलाएगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहलाएगा बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन बोला है एट इट्स यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर से वही बात कर रहे थे, ये कांस्टेंट टेम्परेचर बता रहा है। बॉइलिंग पॉइंट तो कोई फिक्स टेम्परेचर होगा तो इसे बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बोलेंगे बच्चे कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। और आप लिख सकते हो भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन Q बाई M, तो बेटा ये M जाके फिर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो Q बराबर M इंटू LV होता है बेटा। अब यहाँ कुछ डेटा दिया गया है, डेटा को फटाफट देख लीजिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का क्या होता है बेटा, ये 540 कैलोरी पर ग्राम लिखा जाता है, एग्जैक्टली यही डेटा हर किताब में मिलेगा। ये लगभग होता है 536 किलो कैलोरी पर केजी SI में, या ऐसे 536 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये कैलोरी पर ग्राम लिखा है या SI सिस्टम में दिया गया है, ये किस में दिया गया है बेटा, नहीं, ये CGS सिस्टम में दिया गया है। ध्यान से देखिए, कैलोरी पर ग्राम CGS यूनिट होता है किसका, लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। याद रहेगा, ये याद रहेगा डेटा, ये याद रहेगा डेटा आपको, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ कहानियां आपको रट लेना है। हीट जनरली हम लोग सप्लाई कर रहे थे, क्यों हमने सप्लाई किया था, कहाँ कहाँ, देखो कल हमने पढ़ा था, कल वाली क्लास में पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। आपको थर्मल हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी या ग्राम हीट कैपेसिटी, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो वहां पे जब हम लोगों ने कल पढ़ाई करा था तो हमने देखा था कि यार कि अगर हमारे पास M मास हो, उस M मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ेगा उसे हम बोल देते थे क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपिटल S से कल हम लोगों ने पढ़ाई करा था, ठीक है ना। और अभी हम देख रहे हैं कि जब फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर जब चेंज होता था तब हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा था। कल हमारा क्या हो रहा था, टेम्परेचर, कल जो हमने क्लास किया था बेटा वो टेम्परेचर को चेंज करवाया था। किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा। आज स्पेशली जो हम क्लास में कवर कर रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जब फेज चेंज करना होगा तब क्या होगा, क्लियर है। तो कल वाला टेम्परेचर चेंज,
आज वाला हम लोग पढ़ रहे हैं फेज चेंज। तो यहाँ पे अगर हीट हम सप्लाई कर रहे थे कल, या टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमने जो एनर्जी दिया था या हीट दिया था, उसका फार्मूला हम लोगों ने देखा था ms डेल्टा टी। आज हम फेज चेंज के बारे में जब बात कर रहे हैं, तब जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू हो रही है m इंटू एल। अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, जो होगा, लेकिन दोनों ही केस में क्या होगा बेटा, फेज चेंज होगा। कल हमने जो पढ़ा था वहां पे टेम्परेचर चेंज पढ़ा था। ओ हो, कल हमने क्या पढ़ा था बेटा, टेम्परेचर चेंज पढ़ा था। तो ये दो मुख्य बातें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतना पता है तो समझ लीजिए आप बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। इतना अगर बेटा पढ़ा है तो आप समझ लीजिए आप जान चुके हैं। जॉनी जॉनी, ये जॉनी कौन है? डॉक्टर जॉनी सिंह है क्या? डॉक्टर जॉनी सिंह, वाह भाई। जॉनी जॉनी, हाँ जी, झूठ बोली या ना जी, कभी बर्थडे कभी शादी, तूने है तो सबको पिला दी। राधा भी है। चलिए आगे की बात करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे हम बात करते हैं एक सवाल की। छोटा सा सवाल है, इसको निपटाते हैं, देन आगे मूव ऑन करते हैं। हीट रिलीज्ड बाय 1 kg स्टीम। बोला है कि भैया जो रिलीज करेगा कौन? अब ना हमारे पास 1 किलो क्या है बेटा, 1 किलो हमारे पास स्टीम है। क्या लिया हमने? 1 किलो 1 kg हमने क्या लिया बेटा, स्टीम लिया है। 1 किलो हमने बेटा क्या लिया है, स्टीम लिया है। ठीक है, 1 किलो अगर हमने स्टीम लिया है बच्चे, ठीक है, 1 किलो हमने क्या लिया बच्चे, अगर स्टीम लिया है, ठीक, तो बोला है कि भैया ये 150 डिग्री सेल्सियस पर था स्टीम, है ना। अब हम चाह रहे हैं कि इससे कितना एनर्जी निकले ये पता लगाएं। 1 किलो स्टीम 150 डिग्री सेल्सियस पर है। इफ इट्स क्या है, इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू 1 kg वाटर, वाह भाई साहब, 1 kg वाटर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सर देखो भाई, पहले 150 डिग्री सेल्सियस पर कौन है बच्चे, स्टीम है। पहले ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ, 150 डिग्री पर स्टीम है। पहले तो तुम देखोगे कि यार भैया इस 150 से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर घटाओ, 150 डिग्री सेल्सियस से इसको ठंडा करो, कहां तक ले आओ, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका जब टेम्परेचर आएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये जो स्टीम होगा, स्टीम का मतलब गैस, स्टीम का मतलब बेटा क्या होगा, गैस। अब ये गैस ठंडा होगा 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये अभी भी 150 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हुआ है। तो यहाँ पे पहले कुछ एनर्जी इसने रिलीज करा, यहाँ पे इसने कुछ Q1 एनर्जी बेटा रिलीज करा, ठीक है ना। देन ये स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुंच गया तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस कन्वर्ट होगा बेटा किसमें, गैस कन्वर्ट होगा हमारा किसमें, लिक्विड में, यानी कि ये पानी बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। और वाटर जनरली किस स्टेट में होता है भाई साहब, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, है ना। और लेकिन ये कितने डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये टेम्परेचर फिक्स है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारा फेज चेंज हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पर अभी हमारा स्टीम गैस में, सॉरी स्टीम किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, लिक्विड में। अब फर्दर इसका टेम्परेचर कह रहा है कि और कम करो, इस पानी तो बन गया लेकिन इसका टेम्परेचर 100 से कहां तक आना है बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस तक आना है। यानी कि इसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, अभी 50 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज करना है। अब जरा समझो, अगर 150 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तो पहले Q1 एनर्जी इसने रिलीज करा, फिर यानी कि लोअर कर रहा है अपना टेम्परेचर, डिक्रीज कर रहा है, फिर स्टीम कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, यानी कि गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो यहां से भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ मतलब बोल सकते हो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, या जो एनर्जी कंडेंस होते समय रिलीज करेगा कौन, गैस। कंडेंस होते समय जो स्टीम अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, ठंडा होते समय जो स्टीम अपनी एनर्जी बेटा रिलीज करेगा, वाटर में जब कन्वर्ट होगा तब Q2 एनर्जी हमने मान लिया। अब देखो वाटर का जो टेम्परेचर है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये बोला है वाटर का टेम्परेचर घट के कहाँ आना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब 100 से फिर टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अभी भी ये वाटर ही है, 50 डिग्री सेल्सियस पर पानी ही होता है, ठीक है बेटा। तो कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेगा, यानी कि Q3 एनर्जी। अब देखो कितनी एनर्जी रिलीज करा, एनर्जी लॉस्ट या एनर्जी रिलीज्ड बाय स्टीम, यहाँ लिखेंगे एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी
रिलीज्ड बाई स्टीम, एनर्जी रिलीज बाई स्टीम, ये बराबर आप लिखेंगे बेटा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखेंगे बेटा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, हमने अभी जस्ट बताया कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो फार्मूला होता है ms इंटू डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये इसकी वैल्यू, ये फार्मूला लगाओगे ms इंटू डेल्टा टी, ms इंटू डेल्टा टी। अब ये s क्या है भाई, स्टीम का यहाँ पे लिखोगे, कल आपने पढ़ा था कि स्टीम का जनरली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे मास ऑफ स्टीम इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब ये जो Q2 हमारा सेम टेम्परेचर पर जो फेज चेंज हो रहा है उसे अब हीट, जो कंडेंसेशन के दौरान हमारा हीट रिलीज करेगा कौन, स्टीम, उसकी वैल्यू है Q2। तो Q2 का फार्मूला क्या लगाएंगे, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सिंपल, जितना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, जो हमारा वेपराइज करने में एनर्जी चाहिए वही हमारा एनर्जी रिलीज होगा ठंडा करने में, ठीक है, यानी कि वेपर को लिक्विड में, गैस में, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट करने में उतनी एनर्जी हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब ये Q3 है बेटा, अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री, फिर से टेम्परेचर लोअर हो रहा है, तो अब फिर से ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है, यानी कि m, अब यहाँ लिखोगे s ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी लिखोगे बेटा, ऐसे, ठीक है, यहाँ स्मॉल टी लिख दिया, यहाँ कैपिटल टी लिख दिया, ये भी स्मॉल टी मान लो, कोई चेंज इन टेम्परेचर लिख रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, जो भी एनर्जी लॉस करेगा, मान लो डेल्टा Q एनर्जी लॉस करा, इसकी वैल्यू हो जाएगी m स्टीम का जो भी बेटा क्या हो जाएगा, लेटेंट सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है, देखो 150 से कहाँ गया बेटा, 100 तक गया, तो 150 माइनस 100 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 50 आएगा, यानी कि टेम्परेचर कितना लोअर हो रहा है, पहले 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे 50, यहाँ भी 50 ही हो रहा है, ठीक है, प्लस Q2 की वैल्यू क्या लिखना है बेटा, MLV, प्लस Q3 की वैल्यू क्या लिखना है, MS वाटर इंटू डेल्टा टी लिखना है बेटा। ये हमारा ओवरऑल कैलकुलेशन होगा, इसके बेसिस पे लोग इस सवाल को खत्म करेंगे, ठीक है, यहां तक समझ में आया। कुछ बच्चे ने फटाफट आंसर निकाल दिया, 2565 कैलोरी है क्या, कैलोरीज है क्या, तो बच्चों ने आंसर फटाफट से बताया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बता दिए आंसर है, अच्छा तो बहुत जल्दी से बता दिया आंसर। हाँ भाई साहब, कैसे किया, सही है आंसर सही है। और बाकी बच्चे बताएं भाई, मैं आपको पढ़ाने लगता कुछ खास चीज अभी पढ़ा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अभी पढ़े हो ना, LV क्या है, LV अभी जस्ट मैंने बताया बेटा, LV, व्हाट इज LV, यहाँ LV की वैल्यू क्या रखोगे, LV 540, ये तो पढ़े थे शायद, 540 यहाँ पे था बेटा कैलोरी पर ग्राम, है ना, LV की वैल्यू ये थी, ठीक है। और S ऑफ वाटर क्या है बेटा, S ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, कल आपको पढ़ाया गया था क्या, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे पढ़ाया गया था, ठीक है। और स्टीम का क्या है बेटा, स्टीम का क्या था, ये स्टीम का था, स्टीम का S स्टीम था 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यही था ना शायद, कल के फॉर्मूले में यही किया गया था। आवाज नहीं आ रही है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है, कितना आवाज गायब हो रहा है भाई, आवाज नहीं आ रही बेटा,
आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? बोलिए बोलिए। अब यार देखो, हर जगह मास मल्टीप्लाई हो रहा है, हर जगह हमने ग्राम वाला डेटा का लिखा है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1000 को, m को कॉमन ले लो, है ना, यहाँ डेल्टा टी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एस स्टीम इंटू डेल्टा टी, तो m का मतलब हो गया यहाँ पे 1000, ऐसे गुणा कर देते हैं, ठीक है, 1000 एस स्टीम की वैल्यू कैलोरी में क्या है 1/2, है ना, इंटू डेल्टा टी की वैल्यू क्या है बेटा 50, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे 50 है, प्लस m की वैल्यू, इसको फिर से हमने क्या लिखा है ग्राम में लिखा है बेटा, ये सारा आंसर हमारा कैलोरी में आएगा, ये लिखेंगे m यानी कि 1000, ठीक है, 1000 गुणे 540 प्लस यहाँ पे आएगा हमारा बेटा फिर से वंस मोर 1000, है ना, इंटू 1 इंटू 50, ऐसे ये पूरा एनर्जी हमारा किस में आएगा यार, कैलोरी में आएगा, ठीक है ना, जो एनर्जी लॉस होगा यहाँ, ठीक है, इसको इससे काटोगे तो ये 25 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2500, 25 होगा ना यार, 1000 गुणे 25, देखो एक 1000 गुणे 25 ये आएगा ना, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, ये यूं इसको हटाओ यार, शॉर्टकट में लिख देते हैं किलो किलो के चक्कर में, ठीक है, 1000 जहाँ उसको किलो लिख दो, 1000 हर जगह है, सबको बाहर निकालो, यहाँ लिखोगे 25 प्लस यहाँ 540 प्लस यहाँ लिखोगे बेटा 50, है ना, अब ये इंटू 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी को हम लिख सकते हैं बेटा सीधे किलो कैलोरी, तो ये 25 और ये 50, 75 यहाँ पे ऐसे जोड़ो, ये आएगा बेटा आपका 5 7 4 11 और ये हो जाएगा 7 4 11 615 किलो कैलोरी आएगा बेटा, 615 किलो कैलोरी, 615 किलो कैलोरी, 615 किलो कैलोरी है बेटा, 615 किलो कैलोरी, देखिए कैलकुलेशन सही है क्या, आहा जानी जानी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी टॉपिक है जो हीटिंग कर्व के बारे में बात करता है। हीटिंग कर्व क्या होता है भाई, जैसे भी पीछे तुमने प्रोसेस पढ़ा कि कल तुमने पढ़ा था क्या कि भाई साहब पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाली बात करें कि किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए पहले एनर्जी देना है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बॉडी इतना ज्यादा टेम्परेचर गेन कर लेगा कि वो पहुंच जाएगा एक ऐसे टेम्परेचर पे बेटा जहां पे वो अपना स्टेट चेंज करेगा, यानी कि फेज चेंज करेगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली यही सेम प्रोसेस के लिए यहाँ पे हीटिंग कर्व बनाया गया है, इसको आप पहले डिटेल में समझ लीजिए, है ना, पहले मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ फटाफट और बड़ा कर देते हैं, पहले इसको समझ लीजिए हीटिंग कर्व को, देन आगे हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि हमने अगर एक्स एक्सिस पे एनर्जी प्रोवाइडेड दिया है, हीट सप्लाई लिख दिया, और वाई एक्सिस पे हमने रख दिया भाई टेम्परेचर चेंज, ठीक है ना, या कितना टेम्परेचर पे क्या हो रहा है। तो देखो किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस था और हमने एनर्जी बेटा 0 सप्लाई किया था, तो ये ग्राफ हमारा यहां से स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से, ठीक है, ये ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है बेटा, इस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, ठीक। अब अगर हम उस बॉडी को एनर्जी देते जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी बेटा, एनर्जी अगर हम सप्लाई कर रहे हैं यानी कि हीट सप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा। पहले हम किसी बॉडी को टेम्परेचर देते हैं, या सॉरी टेम्परेचर देते कह रहे हैं, पहले किसी बॉडी को हम हीट एनर्जी देते हैं, तो उस हीट एनर्जी को लेने के बाद उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जनरली क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है भैया, टेम्परेचर बढ़ेगा।
तो मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा 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 और टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब एक टाइम ऐसा आ गया ना बेटा, एक ऐसा टेम्परेचर ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के पास आ गया कि उसके बाद जब एनर्जी तुम सप्लाई करोगे तो अब क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई है किसकी, एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या क्रिस्टल की, कि वो अब बहुत पास नहीं रह सकते। सारे के सारे एटम ना या सारे के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ऐसे भैया और एनर्जी दिया तुमने, जैसे मान लो ये दोनों हाथ हो, अब तुम एनर्जी देते जा रहे हो, यानी हिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये क्या है, एक जगह स्थिर है। अब एनर्जी दे रहे हो, धीरे 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 वाइब्रेट कर रहा, वाइब्रेट कर रहा, वाइब्रेट कर रहा, वाइब्रेट कर रहा है, और एनर्जी और एनर्जी तुमने दिया, और एनर्जी दिया, और तेजी से वाइब्रेट करने लगा। एक टाइम ऐसा आया जब ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगा। अब ये क्या कर रहा है भैया, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड ब्रेक करके आगे बढ़ना चाहेगा, है ना। अब ये दूर जाके ऑसिलेट करने लगा या दूर जाके वाइब्रेट करने लगा। अब जब दूर जाके वाइब्रेट करने लगा, तुमने टेम्परेचर को और बढ़ाया तो और दूर गया, फिर वाइब्रेट करने लगा, है ना। तो जब बहुत दूर जाके वाइब्रेट करने लगे या भागने लगे, इधर उधर 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 चलने लगे, फ्री हो जाए, तो समझ जाना अब गैस में कन्वर्ट हो चुका है। जब सॉलिड में होता है, तब जब थर्मल एनर्जी बढ़ाओगे या हीट एनर्जी बढ़ाओगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं, और एनर्जी बढ़ाओगे और एनर्जी बढ़ाओगे, ऑसिलेट करते करते एक समय इतनी एनर्जी आएगी तो बॉन्ड ऐसे दूर जाने लगेगा, है ना। ये वाला एकदम फीलिंग आएगा कि अब जो बॉन्ड लेंथ हमारा कम था या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस था, इंक्रीज करने पे यानी कि एनर्जी बढ़ाने से, यानी कि हीट देने से, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी बढ़ गई कि वो बहुत तेजी से ऑसिलेट करने लगे, है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब एक दूसरे से दूर जाना पसंद करेंगे, यानी कि एनर्जी इनकी बढ़ गई, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन बढ़ गया। क्लियर है। अब ये जब दूर जाएंगे फिर यहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी कि अब लिक्विड में बेटा कन्वर्ट हो चुका है। अब तुमने और टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, और टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, अब ये एनर्जी यहाँ जाके डांस कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये दूर भाग जाएंगे, ठीक है। तो दूर भागने का प्रोसेस क्या कहलाएगा भैया, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि गैस बन गए। क्लियर है। अब जरा समझो इस चीज को। तो हमने बताया कि जब हम सॉलिड को एनर्जी देते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स या एटम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो धीरे 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 पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब अब उसको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाने की जरूरत है। तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब होता है फेज चेंज करना। तो यहाँ पे ए से बी वाले पॉइंट तक, इस पॉइंट को बी बोल दिया गया, ए से बेटा बी पॉइंट तक क्या होगा, फेज चेंज होगा। यानी कि तुम एनर्जी तो दे रहे हो लेकिन अब इंक्रीज कर रहा है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है बेटा, ठीक है। अब ये मेल्टिंग हो रहा है सॉलिड का। अब ये मास जो भी तुम मतलब जो भी मास तुमने कंसीडर करा है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सब्सटेंस, तो इसका मतलब ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो क्यूबी माइनस क्यूए एनर्जी है, ये हमारी कहलाएगी भैया कौन सी एनर्जी, हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फ्यूजन एनर्जी कहलाएगी, है ना। कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ी ताकि हमारा जो सब्सटेंस है वो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ना, ठीक है। अरे बोलो भाई, हीट कैपेसिटी बोल सकते हो इसको, जो बोलना है हीट कैपेसिटी बोल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात समझना यहाँ पे क्या है, फिर से एनर्जी दे रहे हो तो, या सॉरी हीट कैपेसिटी नहीं है बेटा, हीट कैपेसिटी नहीं है, सॉरी, ये क्या है, क्या ये जनरली क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब हम दे रहे हैं तो ये हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की ताकि फेज चेंज हो गया, ठीक है ना। अब देखो फेज चेंज हो गया है, लिक्विड बन गया, सॉरी सॉलिड बन गया लिक्विड में, सेम टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जिसे बोला गया बेटा मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला गया, मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जो एनर्जी हम देते हैं यूनिट मास सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेटा। क्लियर है, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ तो चैट बॉक्स में बता देना यार, चैट के पास से मत बोलिए, ठीक है। सर मेरा आंसर गलत है क्या यार, तुम्हारा आंसर क्या है, तुम लोगों ने जूल में कन्वर्ट किया, जूल में तो और ज्यादा एनर्जी आएगी शायद, जूल में तो और ज्यादा एनर्जी आएगी बेटा, जूल में एनर्जी तो और भी आएगी। ठीक है, हाँ सर मेरा आंसर गलत है क्या, मिशबा खान, हाँ बेटा आपका आंसर गलत है, 615, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आंसर गलत है। देखो ये कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये डेटा हमने पढ़ा था,
आज ये पढ़े हो, कल ये दोनों पढ़े थे, उसकी सबकी वैल्यू उठा के रख दिया गया। 615 बेटा सही आंसर है, 615 किलो कैलोरी आएगा। ये आंसर आपका सही है, मतलब ये आंसर आपका सही है, 615 किलो कैलोरी आएगा बेटा। ठीक है, 615 किलो कैलोरी आएगा। फिलहाल के लिए हम लोग इस पे बात कर रहे थे। अब अगर बेटा हमारा क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड अब किसी टेम्परेचर पर मान लो मेल्टिंग पॉइंट पे हमारा क्या हो गया है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, टेम्परेचर फिक्स है। अब और एनर्जी तुम दोगे, अगर और एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, देखो एनर्जी और सप्लाई कर रहे हो, एनर्जी और सप्लाई करोगे तो हीटिंग ऑफ लिक्विड, जब हीट करेंगे लिक्विड को तो जनरली उस हीट को पाने के बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल तेजी से क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे बोलो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा, यानी कि लिक्विड का टेम्परेचर होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करना, एक टाइम ऐसा आया बेटा जब फिर से इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया लिक्विड का कि अब उसको जरूरत हो गई थी किसको, लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने की, यानी कि लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होने के लिए अब रेडी हो चुका है। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, लिक्विड सेम टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर ही लिक्विड कन्वर्ट होगा बेटा किसमें, गैस में, जिसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वेपराइजेशन। अब वेपराइज हो गया है, लिक्विड वेपराइज हो गया है, यानी कि 100 डिग्री, अगर पानी के बारे में बात करें तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होगी। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जो वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड तो है ही है वाटर, तो यानी कि जो वाटर हो कन्वर्ट होता है बेटा किसमें, स्टीम में या भाप में या गैस बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब फर्दर फिर से एनर्जी देखो, क्यू वैल्यू और बढ़ाई गई, एनर्जी और दिया गया, और एनर्जी सप्लाई करोगे तो जनरली अब क्या होगा, उसी स्टीम का, उसी भाप का ना एनर्जी इंक्रीज करेगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बात समझ में आया। और यहाँ पे आपको कुछ एंगल, कुछ कोड दिखाई दे रहा है, अल्फा बीटा गामा टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा दिख रहा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के बारे में क्या ही बात करें, आप देख सकते हो कि कौन ज्यादा कौन कम होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, उससे कुछ कहानी आपकी ज्यादा समझ में आएगी, और छोटा सा और विषय है उसको खत्म करते हैं। ये पूरा ओवरऑल जहां जहां ये स्ट्रेट लाइन गया है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला, उसके बारे में नहीं बात हो रही। जहां अल्फा बीटा गामा बन रहा है बेटा, अल्फा बीटा जहां गामा बन रहा है बेटा, अल्फा बीटा, फिर से बोल रहा हूं, अल्फा बीटा जहां गामा आपको दिख रहा है ग्राफ में, अगर हम उसके बारे में बात करें tan अल्फा या tan बीटा या tan गामा, तो हमें स्लोप मिल जाएगा इस वाले लाइन का, जो हीट सप्लाई जब कर रहे हैं, जब टेम्परेचर चेंज आ रहा है, तब जो स्लोप आपको दिख रहा है बेटा, इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ये डिवाइडेड बाय चेंज इन हीट, यानी कि हीट सप्लाई ये है और चेंज इन टेम्परेचर बेटा ये है वाई एक्सिस पे जो जा रहा है। ठीक है ना, और एक्स एक्सिस पे जो हमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बेटा हो गया चेंज इन टेम्परेचर और बेस हो गया आपका हीट सप्लाई, कि कितना हमने हीट सप्लाई करा है। तो स्लोप इस पूरे ग्राफ का क्या हो जाएगा, जहां भी तुमको स्लोप कैलकुलेट करना है, dt बाई dq हो जाएगा बेटा। अब इस पूरे ही ग्राफ में जो स्लोप आएगा, स्लोप का फार्मूला हो जाएगा 1/ms। ms का मतलब क्या होता है बेटा, मास, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, एस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये स्लोप का फार्मूला आपको याद रखना है, कि स्लोप आएगा कैसे। अच्छा, ये आया कहां से है, आप ये भी सोच सकते हो कि ये आया कहां से। देखो हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा है कि भैया देखो Q बराबर होता है बेटा ms डेल्टा टी होता है। तो हमने जो Q चेंज इन एनर्जी हमने किया, अगर मान लो इसको ऐसे कर दिया जाए डेल्टा Q, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, क्या, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू अगर हमने करना है, तो ये बराबर हो जाएगा बेटा 1/m इंटू एस हो जाएगा बेटा। और यही हमारा इस ग्राफ का स्लोप है। जहां जहां आपको टेम्परेचर चेंज मिल रहा है वहां वहां स्लोप बेटा कैसे आएगा, ऐसे। ठीक है, जहां जहां आपको स्लोप कैलकुलेट करना होगा वहां टेम्परेचर इस फार्मूले से सिंपल आप निकाल सकते हो। ये चेंज इन या कितना हीट किस किस टेम्परेचर पर हमने सप्लाई किया, और ये चेंज इन टेम्परेचर है, और ये m मास ऑफ सब्सटेंस है, s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्लियर है यार इतना?
स्लोप याद रखना ये 1/ms होता है। अब तुमको पीछे पढ़ाया गया बेटा, क्या पढ़ाया गया है कि जनरली यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का मतलब बेटा यहाँ हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर यहाँ जाके मेल्ट हो रहा है यानी कि इसके पहले ये तो सॉलिड फॉर्म में यहाँ लिखा है हीटिंग ऑफ सॉलिड। तो अगर हम आइस के बारे में बात करें यानी कि बर्फ के बारे में बात करें जो कि पीछे हमने पढ़ा है बेटा, आइस का जो लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट होता है वो कितना होता है, आइस या स्टीम का बेटा बराबर होता है 1/2 कैलोरी पर ग्राम होता है। ध्यान से सुनना, 1/2 कैलोरी पर ग्राम, 1/2 कैलोरी पर ग्राम। और वाटर के लिए हमने क्या देखा था बेटा, वाटर के लिए क्या देखा था 1 कैलोरी पर ग्राम, अभी जस्ट पीछे वाले सवाल में। अब जरा समझना, यहां तुम्हें सोचना है कि बीटा बड़ा होगा, अल्फा बड़ा होगा या गामा बड़ा होगा। तो जनरली यहाँ पे स्लोप के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो मास मान लो हमने सेम कर दिया, एक यूनिट मास ले लिया, एस ऑफ देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आपका वाटर का होता है बेटा ये ज्यादा होता है किससे, आइस से। और आइस का जितना होता है वही स्टीम का होता है बेटा, आइस का जितना होता है वही स्टीम का होता है। आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखो या स्टीम का लिखो, बात एक ही है, कल मैंने बताया था ये चीज, ठीक है, डेटा कल मैंने लिखवाया था। अब देखो इन दोनों का तो बराबर हो गया स्पेसिफिक हीट, तो इसका जो स्लोप आएगा यानी कि आइस के लिए और स्टीम के लिए दोनों का स्लोप बराबर आएगा, यानी कि जो tan अल्फा होगा बेटा वो tan गामा भी होगा, यानी कि अल्फा बराबर हमको ये समझ में आया गामा हो गया, यानी कि tan अल्फा बराबर tan गामा, यानी कि tan को अगर हम इग्नोर करें तो अल्फा बराबर गामा आ रहा है। यानी कि ये जो हीटिंग ऑफ वेपर है और हीटिंग ऑफ सॉलिड है उसको आप कह सकते हैं इन दोनों ही प्लेसेस पे जो स्लोप होगा बेटा वो सेम होगा। अच्छा, स्लोप सेम होगा। अब स्लोप सबसे कम कहाँ होगा, जहां पे ये डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो ये तो सबसे ज्यादा किसके लिए है, वाटर के लिए है। तो वाटर में जो स्लोप होगा बेटा ये कम होगा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू ये कम आएगी, ठीक है ना, यानी कि बीटा इज लेस देन अल्फा इज इक्वल टू गामा है बेटा, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा बीटा से, ये ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा बीटा से, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ स्टोरी लिखी हुई है उसको देखो फटाफट। हीट कैपेसिटी वेपर का सबसे ज्यादा होता है, हीट कैपेसिटी लिक्विड का उसके बाद ज्यादा होता है, सबसे कम हीट कैपेसिटी होता है बेटा सॉलिड का, सबसे कम हीट कैपेसिटी किसका होता है, सॉलिड का, ठीक है। हीट कैपेसिटी सबसे कम किसका होता है, सॉलिड का। हीट कैपेसिटी का मतलब C बराबर हमने कल बताया था, C बराबर Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये सही लिख रहे हैं भाई साहब, हाँ सही तो है, Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यही हमने पढ़ा था कि हीट एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर, ये होता है हमारा हीट कैपेसिटी, ठीक है। या इसी को कल हम लोग शायद पढ़ा था थर्मल कैपेसिटी के नाम से, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर है, ये बेटा आज का लेक्चर है, ठीक, ये आज का लेक्चर है, अपने लेक्चर होगा, ठीक है। ये आज का आपका लेक्चर, और आज हमको जितना सीखना था बेटा हम लोग सीख चुके हैं। ये आपको हीटिंग कर्व याद रहे हैं, हीटिंग कर्व बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं है बहुत खास है। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका चाहो तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे हम लोग कल मिलते हैं, अगर कल सब कुछ ठीक रहा, अगर कल पटाखे नहीं फूटे तो कल हम लोग क्लास करेंगे, नहीं तो देखते हैं, ठीक है, जैसा होगा कल आपको पता चल जाएगा। आई होप आपका ये लेक्चर थोड़ा ठीक ठाक गया होगा। और शुरुआत में हम लोग को दिक्कत हुई बिकॉज ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, और उसके बाद स्टेबिलिटी बन गई थी और हम लोगों ने पढ़ाई कर ली, ठीक है। चलिए बच्चों कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। सब बच्चे क्या है।